Commission established under an Act of Parliament in 1956 for the coordination, determination and maintenance of the standard of university education। देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट यूजीसी एक्ट है 1956, ठीक है। ये क्या है, ये पहली बात तो स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश है, यानी कि ये स्टैचुटरी बॉडी है। देखिए जब संविधान लागू किया गया था तो उसके अंदर यूजीसी को अंदर दर्ज किया गया था, ठीक है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग है। इसके तहत क्या है कि जो यूजीसी है वो जो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखेगी, साथ में उसमें सहयोग करती रहेगी। यानी कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी वो किसके अंडर होगी, यूजीसी के अंडर होगी, ठीक है। इसके मेंटेनेंस कौन रखेगा, वो यूजीसी रखेगा। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी वाज फॉर्म इन 1945 टू ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। देखिए यूजीसी बनाने का मतलब क्या था, पहली बार यूजीसी क्यों बनाई गई थी कि जो हमारी जो 3 यूनिवर्सिटी थी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनका वर्क देखने के लिए, इनका काम देने के लिए पहली बार जो है यूजीसी 1945 में बनाई गई थी, ठीक है। इन तीनों का देखरेख के लिए, इन तीनों का देखरेख के लिए क्या है, यूजीसी बनाई गई थी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल वाज एक्सटेंडेड इन 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए इसकी जब 1947 आया तब इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई, यानी कि पहली बार इसको बनाया गया 3 यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, इसकी जो देखरेख के लिए। बाद में क्या है कि जितनी भी ओवरऑल इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसकी देखरेख के लिए इसको काम दे दिया गया। Recommendation was the University Education Commission of 1948-1949 which was set up under the chairmanship of S. Radhakrishnan to report on Indian education, university education and suggest improvement and extension। देखिए इसमें हुआ क्या था, इसमें ये था कि इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई। देखिए सबसे पहली बात कि इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई, 1948-1949 1948-1950 में क्या था कि जो एस राधाकृष्णन है उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में क्या है कि यूजीसी के ऊपर एक कमेटी बैठाई गई, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बैठाई गई, ठीक है, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो कैसी है और उसमें क्या क्या सुधार जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है। एस राधाकृष्णन जो उस ज़माने के टीचर थे, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया टीचर थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी उनकी चेयरमैनशिप के अंडर क्या है, यूनिवर्सिटी का जो काम देखने के लिए कहा गया था कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स में की जाए। इन 1952 द गवर्नमेंट डिसाइड टू दैट ऑल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन शुड बी हैंडल्ड बाय यूजीसी। 1952 में यानी कि 1952 में जब भारत आज़ाद हो चुका था तब ये कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ को जो ग्रांट दी जाएगी, ठीक है, वो कौन तय करेगा, वो किसके अंदर होगी, वो यूजीसी के अंदर होगी। Subsequently an inauguration was held on 28 December 1953 by मौलाना आज़ाद, द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब देखिए 28 दिसंबर 1953 यानी कि 1953 को क्या था, जो मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, इन्होंने इन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है, यूजीसी का। जब इसको सारे देश की यूनिवर्सिटी का काम सौंप दिया गया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, जो आज़ाद थे, उन्होंने इसका जो है वो उद्घाटन किया। द यूजीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन। देखिए यूजीसी का काम क्या है कि जो पार्लियामेंट का एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन का उसको बना के रखना। अब देखिए जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, वो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के कुछ और रखा गया है, आप मेरे को बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड 6 रीजनल सेंटर इन पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर, ठीक है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर में तो दिल्ली में ही है, तो बाकी इस जगह पे इसके जो है वो रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। अब जानते हैं फीचर ऑफ यूजीसी क्या है। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं वैसे ही बताता हूँ, पढ़ने की जरूरत तो ऐसे है नहीं इतनी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि यूजीसी का काम क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज हैं जो, ठीक है, उनको क्या है, उनको फंड जो है वो देना, ठीक है। इसका काम क्या है कि
जो विश्वविद्यालय जो कॉलेज है, ठीक है, उनको क्या है, उनको फंड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजीसी नेट के लिए जो जेआरएफ है यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एजुकेशन को जो है वो मेंटेन करके रखना, ठीक है, रिव्यू करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस यूजीसी के काम के अंडर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए अब क्या है नेक्स्ट, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल क्या है कि जैसे इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आप अपने घर पे बैठे हो तो आप किसी कॉलेज से, ठीक है, किसी कॉलेज में ना जाकर प्राइवेट जो है वो पढ़ रहे हो तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। यानी कि आप अपने, जैसे आप मान के चलिए कि आपने अपने घर पे बैठे हुए हैं तो आपने कहीं पे एडमिशन ले रखी है पर आप वहाँ पे जाते नहीं हो, तो आप उनके नोट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो वो किसके अंडर आएगा, डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर वो जो है वो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, देखिए लॉ एजुकेशन है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए लॉ एजुकेशन किसके अंडर आएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अंडर। टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन आएगी यानी कि टीटीई, ठीक है। फिर आएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ जो है, ठीक है, जो विशेष करके जिसके अकॉर्डिंग जो है जो एजुकेशन सिस्टम चलता है, ठीक है। अब देखिए जो मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से कॉलेज है देखिए, जैसे देखिए वो क्या क्या चीज़ें मेडिकल एजुकेशन के अंदर, देखिए जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है एमसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है पीसीआई, रिहेबिलिटेशन है काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, इंडियन नर्सिंग जो काउंसिल है वो आईएनसी, ठीक है। यानी कि मेडिकल एजुकेशन के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी सीसीएच, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि सीसीआईएम। टेक्निकल एजुकेशन देखिए ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE, बोर्ड ऑफ थियोलॉजिकल एजुकेशन ऑफ द सीनेट ऑफ सिरमपुर कॉलेज, ठीक है, यानी कि BTESSC। ये किसके अंडर हैं, यानी कि ये अंडर हैं टेक्निकल एजुकेशन के। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन यानी कि ICAR, ठीक है। अगर आप एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। आर्किटेक्चर एजुकेशन यानी कि इंडियन ऑफ आर्किटेक्चर। अदर्स क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स यानी कि NCRI, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि SCHE, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि VCI, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे क्या हैं, ये काउंसिल बनाए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एजुकेशन को देखते हैं। ये सारे ही किसके अंडर हैं, यूजीसी के अंडर ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इसका, द कमीशन हैज़ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए जो कमीशन है इसमें क्या होगा, यूजीसी के अंडर यानी कि जो कमीशन है उसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और इसमें 10 क्या है जो मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। चेयरमैन है जो 5 साल के लिए होगा या उसकी जो 65 ईयर की एज है उसके तहत होगा, यानी कि अगर उसकी एज है 64 तो वो 65 यानी कि 1 साल के लिए रहेगा। अगर उसकी एज है 55 तो वो 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का ये मतलब है दो कंडीशन है, यहाँ तो उसकी एज जो है 65 तक वो रह सकता है या वो 5 साल के लिए 5 ईयर तक रह सकता है। जो वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है, वो रहेगा 3 साल के लिए, उसकी एज भी होगी 5 साल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर पॉलिसी रिलेटिंग टू हायर एजुकेशन इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स ग्रांट टू यूजीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे काम क्या है, देश में देखिए जितने भी मेजर पॉलिसी बनेगी एजुकेशन के रिलेटेड वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा केंद्र सरकार, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि केंद्र सरकार देश में उच्च शिक्षा से संबंधित एक बड़ी नीति के लिए जिम्मेदार है और देश में यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हायर एजुकेशन जो है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना कि ताकि
हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर हो सके। उसके लिए क्या है, उसने रखा है यूजीसी को इस काम के लिए। यूजीसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट जो है वो फंड यानी कि ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करवाती है कि ताकि जो उसने नीतियाँ बनाई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया जा सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखिए हिंदी में आपको मैं बताऊंगा क्या है। देखिए यूजीसी की सिफारिश क्या है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जो शिक्षण जो संस्थान की जो शिक्षा की घोषणा है उसके लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि मान के चलते देखिए इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है जो वो रिस्पॉन्सिबल है देश की एजुकेशन के लिए, चाहे वो सिंपल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो। अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो करेगा यूजीसी। किसके अंडर रह के करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड प्रोवाइड प्लान ग्रांट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड नॉन प्लान ग्रांट फॉर देयर मेंटेनेंस। अब देखिए जो यहाँ पे जो राज्य सरकार है उसका काम क्या है? राज्य सरकार में क्या है कि राज्य विश्वविद्यालय यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट में जो विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसकी स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है? यानी कि अगर किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है स्टेट लेवल पे, तो वो कौन बनाएगा? उसकी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। उसका जो डेवलपमेंट करना है, जो भी कुछ करना है, सब कुछ काम किसका होगा? वो सारा ही काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। यानी कि अगर देश में कोई यूनिवर्सिटी बने तो वो देश के अंडर, अगर राज्य में कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका जो रख रखाव है, जिसका विकास है, तो वो कुछ करेगा, वो कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और बात है नीचे, द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज ब्रॉट अबाउट द फील्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, ठीक है, यानी कि जो CBSE है, ठीक है। अब देखिए जो देश में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, ठीक है, जो आपसी तालमेल और जो आपसी सहयोग है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, किसको लेके? एजुकेशन में। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो सहयोग बना हुआ है, जो आपसी तालमेल बना हुआ है एजुकेशन के लेके, ठीक है, तो ये किस बोर्ड के तहत है? ये है CBSE बोर्ड के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यूजीसी के रिगार्डिंग जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट्स द फंड फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये स्टेट यूनिवर्सिटी से फंड लेता है, ये बात गलत है। ये कहाँ से लेगा? ये लेता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर एम्पावर्ड टू कन्फर और ग्रांट डिग्री अंडर द यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसके ऑप्शन नीचे दे रखा है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि जो यूजीसी एक्ट है 1956, उसके तहत क्या है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी संस्था है जो डिग्रीज दे सकती हैं, ठीक है। आप इसको पढ़िए, आप इसका आंसर देखिए क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1, 2, 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाई गई थी, इनकी यूजीसी बनाया गया था किस एम को लेके, ठीक है, किस एम को लेके? देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ABC, ठीक है। आप ये ऑप्शन एक बार पढ़ लेना। तो अब बारी आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की, यानी कि हमारे देश में कौन कौन सी टाइप्स हैं। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी। पहली बात तो वो यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि जो सेंट्रल भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर है, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी जो सीधे ही केंद्र सरकार के अंडर आती हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी in India are establishment by an act of parliament and under the purview of the Department of Higher Education in the field in the Union of Human Resources Development, यानी कि HRD के अंडर क्या है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन एडिशन आर कवर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 विच रेगुलेट देयर पर्पस, पावर गवर्नेंस एक्सेट्रा एंड एस्टेब्लिश 12 न्यू यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए पहली बात तो क्या है कि मानव संसाधन विकास संघ यानी कि HRD डेवलपमेंट जो है वो बनाया गया था, ठीक है, किसके लिए बनाया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा क्या है कि जो विश्वविद्यालय हैं यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसको उसका जो नियम बनाया गया था 2009, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अंदर आती है, ठीक है। तो इसे खास जो लक्ष्य है, जो खास इसके उद्देश्य हैं, उसके लिए इसे बनाया गया था। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है 12 न्यू यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ठीक है। अब देखिए एज ऑन 20 दिसंबर 2018, ये रिसेंट डाटा, ये अभी देखिए जो पूरे देश में, पूरे भारत में क्या है, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में बनाई गई हैं। राधाकृष्णन रिपोर्ट एज फॉलो, बनारस, अलीगढ़ एंड दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ देयर फाउंडेशन एंड द ट्रेडिशन बाय दे हैव बिल्ट। अब देखिए जो जो एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें क्या था कि बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली के जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे, ठीक है, जो केंद्र के जो विश्वविद्यालय थे वो जो बनाए गए थे, ठीक है, तो उनकी जो देखिए जो उनकी जो नींव है, जो उनकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, उनके उन्होंने कारण भी बताए थे यहाँ पे कि जो दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ की जो है जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ उन्होंने रिव्यू करके यहाँ पे बताया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी वट प्रोविंशियल गवर्नमेंट डू फॉर द यूनिवर्सिटी इन द प्रोविंसेस। अब देखिए इसमें क्या है कि जो देखिए जो दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है मुख्य रूप से वो केंद्रीय है। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो हमारे देश की सबसे मेन यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें क्या है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर वो आती है। अब देखिए दिल्ली में क्या है, भारत सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यानी कि उसको जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मेन यूनिवर्सिटी उसको माना गया है, ठीक है। अब देखिए फीचर क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चांसलर ऑफ द ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखिए भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाई जाती हैं, उनका जो चांसलर है वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। आपको भारत के राष्ट्रपति का नाम लिख के हमें बताना है जो एट प्रेजेंट टाइम पे हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स सम मेंबर्स टू बी टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट सिलेक्शन कमिटेड of the university as per the provision made in the relevant university act। अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को, ठीक है, इसका लाइन का मतलब है राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को, कुछ मेंबरों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार कार्य समिति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट विश्वविद्यालय के लिए चयन के लिए नामित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके चांसलर कौन है, राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके जो कुछ जो मेंबर हैं उनकी सिलेक्शन किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। मिनिस्ट्री प्रोवाइड सेक्रेटरीट सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव कमेटी नॉमिनीज, कोर्ट नॉमिनीज, सिलेक्शन कमेटीज नॉमिनी बाय प्रेसिडेंट। अब देखिए मंत्रालय जो है राष्ट्रपति के लिए जो क्या है, जो वाइस चांसलर यानी कि कुलपति, कार्य समिति के जो है नामित हुए सदस्य, वो न्यायालय के उम्मीदवार या कुछ भी है, सारी के क्या है जो सचिवालय जो एक सेक्रेटरीट बनाया गया है, यानी कि इसमें क्या है कि एक सेक्रेटरीट बनाया गया है, ठीक है, जो कई ज़्यादा जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। किसमें कौन सा विभाग कैसे बांटना है, कैसे वाइस चांसलर होगा, कौन सी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, ये किसके अंडर है, ये सेक्रेटरीट के अंडर है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें भारत की एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे एक सेक्रेटरीट बनाया गया है जहाँ पे क्या है जो भारत के राष्ट्रपति है वो इनको नॉमिनेट करते हैं।
अब देखिए सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए बनाई गई हैं। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मैं बता दूंगा, मेन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये कब बनी थी, ये देखिए अलीगढ़ एस्टैब्लिश 1920 में। देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो बनाई गई थी 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कब बनी थी, ये बनी थी एस्टैब्लिश इन 1969, ये 1969 में बनी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये है वाराणसी में यानी कि बनारस में। विश्व भारती, ये है वेस्ट बंगाल में। इसे किसने ठीक है, इसकी किसने नींव रखी थी, इसकी नींव रखी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, ठीक है। जिसे 1951 में 1959 में क्या है, पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। अब देखिए तेजपुर यूनिवर्सिटी जो असम में है, इसे एक्ट 1944 के अंडर पार्लियामेंट का जो 1994 सॉरी यहाँ पे 1994 जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके तहत बनाया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये है लखनऊ में, ठीक है। इसे भी एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में, ठीक है। तो इसे 10 जनवरी 1996 में इसे भारत की केंद्रीय यूनिवर्सिटी, इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना गया। तब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो आपको ये जांचना है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 पहली 3 जो है वो क्या है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए इनमें से भारत सरकार सॉरी इनमें से क्या है, इनमें से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो आपको ये ढूंढनी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो किसके अंदर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी, उसे कहेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। अब देखिए इसका जो अरेंजमेंट है, जो इसका एलोकेटिंग है, जो कुछ भी है, ये कौन देखेगा, ठीक है। ये कौन देखेगा, ये देखेगा स्टेट यूनिवर्सिटी। द स्टेट यूनिवर्सिटी आर अप्रूव्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी का रखरखाव कौन करेगा, वो करेगी स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो उसका रखरखाव तो करेगा स्टेट यूनिवर्सिटी, पर वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर उसे कुछ पैसे चाहिए उसको चलाने के लिए, कुछ भी चाहिए, ग्रांट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल है यूजीसी के प्रति, ठीक है। तो कोई भी राज्य है, जैसे पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कोई और यूनिवर्सिटी किसी भी राज्य में हो, तो वहाँ पे क्या है, अगर उसको ग्रांट चाहिए, अगर उसको कोई फाइनेंशियल कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, तो वो यूजीसी से प्राप्त करेगा, यूजीसी लेगा। यूजीसी का जो अंडर है सेक्शन 12B, ठीक है, जो यूजीसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है, उसके तहत उसे ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट देखिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी, 17 जून 1972 में, ठीक है। शैल नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव एनी ग्रांट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी इंक्लूड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैविंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि 17 जून 1972 के बाद जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे वो केंद्र सरकार, यूजीसी या सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे कहा गया था कि जो 1972 के बाद जो राज्य विश्वविद्यालय, जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है, वो किसी अन्य, वो किसके अंडर आ गए हैं, वो यूजीसी के अंडर आ गए हैं, तो अब किसी भी और संगठन ऑर्गेनाइजेशन से क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। 17 जून 1972 के बाद, यानी कि ये बताया गया है कि ये अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी और से कुछ भी फंड नहीं ले सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, देखिए द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव, देखिए गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट कंसर्न एक्ट एज द विजिटर फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए जो किसी भी राज्य, कोई भी जैसे राज्य है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि
किसका चांसलर कौन होता है? इसका चांसलर होता है राष्ट्रपति, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अब देखिए वैसा ही जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो किसके अंडर होगी? वो होगी गवर्नर के अंडर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो गवर्नर है, ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। किसी भी राज्य के जो गवर्नर हैं वो किसी भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो जा सकते हैं, ठीक है, या एक विजिटर के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जी के अंडर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, वैसा ही स्टेट के गवर्नर के अंदर क्या होता है? स्टेट यूनिवर्सिटी। द स्टेट गवर्नमेंट assist the governor in the appointment of vice chancellor, court nominees and selection committee nominees। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो वाइस चांसलर होंगे, जो कोर्ट नॉमिनीज हैं वो इसको जो है नॉमिनेट करेंगे। इनकी स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करेगी? स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर का जो है नॉमिनेट करेगी। द गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनी ए फ्यू मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीटिंग। अब देखिए जो गवर्नर है उनके पास पावर है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें जो वेरियस यूनिवर्सिटी में क्या है वो अपनी तरफ से कुछ जो मेंबर हैं उनको नॉमिनी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन लेवल पे राष्ट्रपति करते हैं, स्टेट लेवल पे क्या करेंगे? गवर्नर करेंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द यूजीसी एक्ट, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी बनाई गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है? जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो होती हैं जिनके पास क्या है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें जो उसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको ये हक नहीं होता कि वो आगे किसी और यूनिवर्सिटी को मान्यता दें, यानी कि इसको मान्यता देने का हक किसे है, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अब वो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती कि ये भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो देगा यूजीसी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हक इतना है कि वो अपने कोर्स डिसाइड करे, अपनी फ़ीस डिसाइड करे, बस, ठीक है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी की सारी शर्तों को पूरा करता हो, ठीक है, तो उसको यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो है कि जैसे आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जैसे लवली यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, ठीक है, ऐसे। देखिए सेकेंड फीचर क्या है? कंडक्ट देयर ओन एडमिशन प्रोसीजर। वो खुद के एडमिशन जो प्रोसीजर है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, खुद का सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, खुद के एग्ज़ाम ले सकते हैं, खुद के एग्ज़ाम जो डिसाइड कर सकते हैं, और कैन ग्रांट डिग्री टू द स्टूडेंट को डिग्री भी दे सकते हैं, जो सभी जगह पे क्या है? वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसे मान्यता प्रदान की जाती है यूजीसी के कहने पर। किसके द्वारा ये दी जाती है? एचआरडी, एमएचआरडी के द्वारा। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे मान्यता या जिसे रिकग्नाइज़ किया जाता है एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। किसके कहने पर? यूजीसी के कहने पर, ठीक है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 यानी कि 1956। इसके तहत कई डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ जो बनाई गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? देखिए वो अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है कि जो जिसे मान्यता प्राप्त होती है यूजीसी के द्वारा, यूजीसी के कहने पर। किसके द्वारा? एचआरडी के द्वारा। अब देखिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सिम्बोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, पुणे कंप्राइसेस, ये सारी इसके नाम है, आप ये देख लेना एक बार, ठीक है। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक और बात है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि किसी खास फील्ड में, किसी एक बढ़िया फील्ड में, एक हाई फील्ड में जो अपना योगदान दे रही है। जैसे आप देखें कि मेडिकल के जो मेडिकल का फील्ड है, जो ठीक है, जो मेडिकल का फील्ड है, जो मेडिकल के क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है? बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अब इसके सैलेंट फीचर क्या है? देखिए खुद का एडमिशन प्रोसीजर, ऑन सिलेबस एग्ज़ाम वगैरह, ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। पर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो क्या है, ये मे और मे नॉट ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट। ये क्या है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है
कुछ देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार ये डिग्री नहीं दे सकते, यानी कि छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकती। डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में इतना ही फ़र्क है कि ये जो है किसी को भी जो सर्टिफिकेट जो प्रदान नहीं कर सकती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर सकती है, सेंट्रल कर सकती है, ओपन यूनिवर्सिटी कर सकती है और साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी कर सकती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिग्री प्रदान नहीं करेगी, वो आएगा डीम यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम यूनिवर्सिटी। देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर, यानी कि ACD। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी के देखिए यहाँ पे एग्जांपल है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एजुकेशन एंड इंक्लूड्स कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट्स, यानी कि CCIs। ठीक है, इन कन्वेंशनल ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी। अब देखिए ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, आपको बताता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या है। कि अगर जो आप जैसे आप पंजाब में रह रहे हो या आप असम में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, आपको जैसे पढ़ना है, ठीक है, पर आप आ जा नहीं सकते, तो आप अपने घर बैठे भी उसको पढ़ सकते हैं, जिसे हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप घर बैठे भी वो पढ़ सकते हो। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप अपने घर बैठे भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपको बस इसका फॉर्म भरना होगा। जब हर एक साल, जब साल के एंड में, जब इसके साल बाद पेपर होंगे, हर ईयर के एंड में जब पेपर होते हैं, बस एग्ज़ाम होते हैं, आपको वो देने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपको घर बैठे सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी कि जो कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते वो घर पे बैठ के ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसके साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वो देखिए, द फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वर एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की, सबसे पहले किसने बनाई थी? आंध्र प्रदेश ने बनाई थी। आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट उसने बनाई थी 1982 में। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले बनाई थी और देश में सबसे पहले बनी थी इग्नू, यानी कि IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एजुसेट है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। जो एजुसेट है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, जो क्या करता है, वो डिस्टेंस एजुकेशन जो सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये MHRD के अंडर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लिस्ट है जिसमें क्या है कि 14 तरह की, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटियाँ अब तक हैं। ठीक है, देखिए ये सारे नाम हैं, आप एक तो पढ़ लीजिए, इग्नू है। ठीक है, कुछ देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू न्यू दिल्ली में, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BRAOU हैदराबाद में है। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। ये 14 यूनिवर्सिटी हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी ओपन यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। ऑटोनॉमस क्या है? जो खुद अपने बेस पे, अपने दम पे चलाए जा रहे हैं कॉलेज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कॉलेज है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर, ठीक है, इनकी ये वो कॉलेज है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल, मतलब कि किसी के अंडर नहीं है, ये वो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। देखिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आर कॉलेज एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर देयर डेली ऑपरेशन, सिलेबस, कोर्स ऑफर्ड एंड एडमिशन प्रोसीजर। दे फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD। अब देखिए, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है वो है क्या? वो इंस्टीट्यूट है जो क्या है कि इंडिविजुअल कंट्रोल के हाथों में है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट किसी की हेल्प नहीं, यहाँ पे वो किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, जो अपने बेस पे, अपने दम पे बना रहे हैं। पर ये किसके डिपार्टमेंट के अंडर है? ये MHRD के अंडर है। ठीक है, किसी ने अगर प्राइवेट कॉलेज खोला हो तो वो MHRD से परमिशन लेके वो खोल सकता है। सारा रखरखाव जो है, जो उसका डेवलपमेंट है, उसे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट और कॉलेज, यानी कि जो अपने बेस पे चलाते हैं। ठीक है, अब इसके सेलेंट फीचर क्या है? देखिए, ये अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस चला सकते हैं, सिलेबस चला सकते हैं, ऑन एग्ज़ाम कर सकते हैं, पर ये किसी को भी डिग्री नहीं दे सकते। पढ़ाई करवा सकते हैं, डिग्री नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं,
जैसे कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट्स है प्राइवेट, कितने बड़े हैं इंस्टीट्यूट्स, पर वो आपको डिग्री नहीं दे सकते। आपको वो एडमिशन करवा सकते हैं, सिलेबस पढ़ा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, वो आपको डिग्री नहीं देते। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट क्या है देखिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट देखिए इसमें क्या है कि जो देखिए पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि IITs। अब देखिए IITs क्या है, जिसमें क्या है, IITs किसे कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, साइंस है, मैनेजमेंट है, इससे जो रिलेटेड है ये सारे जो है इंस्टीट्यूट ये IITs कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है 1961 का, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट IIT, सबसे पहले IIT कहाँ पे बनाया गया था, खड़गपुर में 1951 यानी कि 1951 में। फिर बनाया गया था IIT रुड़की इज़ द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 1951 जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद, ठीक है, 1951 में सबसे पहले IIT बनाया गया था खड़गपुर में। जो IIT रुड़की है, ठीक है, वो पहला भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसका नाम पहले था इम्पीरियल कॉलेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए IIT रुड़की है। तो आपको हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन थे हायर एजुकेशन के, ठीक है। इसमें हम बात एंशिएंट इंडिया की करेंगे, इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि अब यहाँ पे एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में क्या क्या शिक्षा जो हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया था, क्या क्या शिक्षा नीतियाँ थी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, इसमें आपको ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखाई या सुनाई नहीं देगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंशिएंट इंडिया, यानी कि भारतीय शिक्षण और शिक्षा संस्थान की स्थापना। देखिए एंशिएंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन वर डेवलप इन मैनी कल्चर्स टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स फॉर स्कॉलरली एक्टिविटीज़, ठीक है। देखिए विद्वानों की गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए कई संस्कृतियों में प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया था। अब देखिए जो स्कॉलर थे, ठीक है, उसकी गतिविधियों के लिए क्या किया गया था कि संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो खोले गए थे। अब आप ये देखिए कि हायर लर्निंग के लिए, यानी कि आप ये देख के चलिए कि जो प्राचीन समय में जब हम एशियन इंडिया की बात करें तो उसमें कई तरह की संस्कृतियाँ थी, तो कई तरह की वहाँ पे लोग रहते थे। तो उनमें क्या है, उनमें कई तरह के विद्वान भी थे, तो उनका कल्चर बताने के लिए एशियन इंडिया में हायर एजुकेशन की, हायर लर्निंग की शुरुआत की गई। दीज एशियंट सेंटर वर स्पॉन्सर्ड and overseen by courts, by religious institution which sponsored cathedral school, monastic schools and madrasas, by scientific institution such as museum, hospitals and observatories and by individual scholar। देखिए ये प्राचीन जो केंद्र है वो न्यायालयों द्वारा प्रायोजित और देखरेख करने वाले थे, जैसे धार्मिक संस्थान जिन्होंने देखिए कैथोलिक स्कूल है, ठीक है, और साथ में क्या है मोनेस्टिक स्कूल यानी कि मठ जो होते हैं वो मठवासी स्कूल, मदरसे हैं, ठीक है, ये जो होते थे, ठीक है। अब इनको चलाता कौन था, देखिए साथ में इनमें संग्रहालय, अस्पताल, वैधशाला, ठीक है, ये सारी जो वैज्ञानिक संस्थान थी, ठीक है, जो व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी। अब देखिए कहने का ये मतलब है कि चाहे कोई स्कूल है, मदरसा है, ठीक है, चाहे मोनेस्टिक स्कूल है, ठीक है, तो ये चलाए किसके जाते थे, ये इंडिविजुअल स्कॉलर, यानी कि ये इंडिविजुअल स्कॉलर्स के द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनकी देखरेख कौन करता था, इनकी देखरेख करता था केंद्र न्यायालय यानी कि कोर्ट्स करती थी, ठीक है, ये करते थे। और साथ में जो म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन करता था, इनकी देखरेख करता था इंडिविजुअल स्कॉलर्स या व्यक्तिगत विद्वान, ठीक है। इनकी म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये व्यक्तिगत विद्वान देखते थे। स्कूल वगैरह को कौन देखता था, कोर्ट देखती थी। तो नेक्स्ट है बुद्धिस्ट एशिया, मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है, नोटेबली दोज एट पुष्पगिरी, नालंदा एंड तक्षशिला इंक्लूड स्कूल्स दैट वर सम ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एशियन इंडिया। एशियन इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट जो थे उनकी काफ़ी स्कूल्स थे,
ठीक है, बुद्धिस्ट जिनमें बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, जैसे हम नालंदा की बात करें, पुष्पगिरी की बात करें, तक्षशिला की बात करें, ठीक है। प्राचीन समय में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो बौद्ध है यानी कि जो यहाँ पे बुद्ध धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी, ठीक है। तो द पिरिवेना वाज आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विच कवर्ड लोअर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन टू एंड वाज मोस्टली confined to island of Lanka. Though its model was replicated throughout Southeast Asia. अब देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व रूप से हम बात, जैसे हमने बात की यहाँ पे नालंदा हो गया, इसकी बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि देखिए इसके दौरान क्या था कि पिरिवेना भी विकसित हुआ। पिरिवेना क्या है, पिरिवेना एक ऐसी चीज़ थी जिसमें क्या है कि शिक्षा को निचले स्तर को भी कवर किया जाता था, यानी कि जो बेसिक लेवल है वो भी कवर किया जाता था। पिरिवेना क्या होता है, पिरिवेना ये होता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो लोअर लेवल से यानी कि बेसिक लेवल से भी दी जाती थी, ठीक है। यानी कि एजुकेशन तो हायर लर्निंग तो थी, ठीक है, हायर लर्निंग तो थी, पर जिनको कुछ पता नहीं था, पर फिर भी लोअर लेवल से एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए पिरिवेना जो है वो डेवलप किया गया। आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए कि लोअर लेवल की एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या शुरू किया गया था, तो पिरिवेना, ठीक है, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए जो ये पिरिवेना है ये कहाँ था पहले, ये श्रीलंका के कुछ हिस्सों में था, यानी कि जो अब श्रीलंका है पहले लंका थी, यानी कि जो पिरिवेना है जो ये पहले लंका के कुछ हिस्से यानी कि श्रीलंका में सीमित था, पर बाद में क्या है ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पुष्पगिरी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राचीन समय में बहुत फेमस थी एंशिएंट इंडिया में, तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए उदयगिरी ओडिशा पार्ट ऑफ पुष्पगिरी। देखिए उदयगिरी जो पुष्पगिरी है वो कहाँ पे है, वो इस टाइम ओडिशा में है, ठीक है। द स्कूल ऑफ पुष्पगिरी वाज एस्टैब्लिश इन द 3rd century AD एज प्रेजेंट ओडिशा इंडिया। अब ये देखिए पुष्पगिरी कहाँ पे है, ये ओडिशा इंडिया में है, ठीक है। तो ये उदयगिरी में है जो उड़ीसा में पड़ता है। एज ऑफ 2007 द रेंज ऑफ द महाविहार हैड नॉट येट बीन फुली एक्सकेवेटेड। अब देखिए 2007 तक क्या था, इस महाविहार के जो खंडर है, यानी कि जो अभी पुष्पगिरी है, वो पूरी तरह से खोदी नहीं गई थी, ठीक है, ये पूरी तरह से इसकी खुदाई नहीं हुई थी। ऑफ द कॉन्सिक्वेंटली मच ऑफ द महावीरस हिस्ट्री रिमेन्स अननोन। अब देखिए नतीजा क्या हुआ इसका, महाविहार का जो अधिकांश भाग इतिहास है वो अज्ञात है। यानी कि 2007 तक क्या था, पुष्पगिरी के जो खंडर थे, जो महाविहार के जो खंडर थे, जो अभी तक इतने 2007 तक खोदे नहीं गए थे, तो इसका जो अधिकांश भाग था वो इसका अभी भी अज्ञात है, यानी कि इसका जो अभी भी वो अननोन है। ऑफ द 3 महावीरा कैंपस ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कटक इज़ द ओल्डेस्ट। अब देखिए जो 3 महाविहार कैंपस हैं, ठीक है, ये जो 3 महाविहार कैंपस हैं, जो परिसर है, इसमें क्या है कि ललितपुर जो कटक ज़िले में है वो सबसे पुराना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो ललितगिरी है जो कटक ज़िले में पड़ता है वो सबसे पुराना कैंपस है इसका। इसके 3 कैंपस थे जिसमें ललितगिरी है, रत्नागिरी है, ठीक है। जो ललितगिरी है वो सबसे पुराना है। ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक इज़ द ओल्डेस्ट। Iconographic analysis indicates that Lalitgiri had already been established during the Shung period of 2nd century BC, making it one of the oldest Buddhist established in the world, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आइनोग्राफिक विश्लेषण क्या बताता है कि ललितगिरी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2nd century BC, 2nd century BC में, ठीक है। यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी जो स्थापना हुई थी, दूसरी शताब्दी के शुंग काल के शुरुआत में हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठानों में से एक बनाता है। यानी कि ललितगिरी क्या है, ये बहुत पुरानी जो बहुत पुराना है ललितगिरी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, शुंग काल के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। शुंग काल के दौरान जो था इसकी वो शुरुआत हो गई, ठीक है फ्रेंड्स।
जो देखिए कि जो मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय में क्या था, ललितगिरी की स्थापना हुई। ठीक है, जो दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठान, यानी कि अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पुराने जो बौद्ध प्रतिष्ठान है, ठीक है, तो ये सबसे पुराना है ललितगिरी। अब देखिए द चाइनीज़ ट्रैवलर जुआन जैंग, ठीक है, जिसे हयून सांग भी कहते हैं। ठीक है, हयून सांग या जुआन जैंग, ठीक है, हु विजिटेड इन AD 639, यानी कि 639 AD में, 647 ईस्वी में। ठीक है, एक चाइनीज़ ट्रैवलर हयून सांग आया था इंडिया में। ठीक है, एज पुष्पगिरी महावीरा, एज वेल इज एज इन मेडिवल तिबेतियन टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए हयून सांग जो चीनी यात्री था वो इंडिया आया, जिन्होंने 639 में देखिए कि जो पुपगिरी महाविहार, ठीक है, पुपगिरी महाविहार, ठीक है, वो के साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो तिब्बती ग्रंथ है उसका दौरा किया था। अब देखिए इसने जब ये चाइनीज़ ट्रैवलर यहाँ पे आए थे, इन्होंने पुपागिरी महाविहार, उसके साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो था वो तिब्बती ग्रंथों का दौरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, However, unlike Takshila and Nalanda, the ruins of Pushpagiri were not discovered until 1995, when a lecturer from a local college first stumbled upon the site. अब देखिए, हालांकि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हालांकि हम इसकी बात करें कि हालांकि तक्षशिला और नालंदा के विपरीत, यानी कि अगर हम बात करें तक्षशिला की और नालंदा की, उसके अलावा जो पुष्पगिरी है, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट जो पुष्पगिरी है, उसके खंडर की खोज जो है, ठीक है, उसकी जो खोज है वो 1995 इनकी 1995 तक नहीं की गई थी, जब एक स्थानीय कॉलेज के एक व्याख्याता, यानी कि जब एक लेक्चरर ने पहली बार साइट पर ठोकर खाई थी। ठीक है, तब इसका जो है वो जाके इसको खोदा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है द टास्क ऑफ एक्सकेवेटिंग पुष्पगिरी ruins stretching over 58 hectares of land was undertaken by the Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies between 1996 and 2006। अब देखिए पुष्पगिरी की जो खंडर है, इसकी खुदाई का काम जो है वो 58 हेक्टेयर यानी कि 143 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यानी कि कितनी जगह पे फैला हुआ है ये, 58 एकड़, ठीक है, सॉरी 58 हेक्टेयर या 143 एकड़ में इसके ऊपर ये फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडी ने इसे 1996 से लेकर 2006 के बीच में इसमें क्या था, इसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स 1995 की बात करें, पहले क्या था, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी खोज ली गई थी, नालंदा खोज ली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पुष्पगिरी खोज नहीं गई थी, जब एक स्थानीय जब वहाँ पे लेक्चरर गया, उसने ठोकर खा के वो गिरा, तो उसके बाद यहाँ पे ये खोजी गई। खोजने के बाद क्या है, इसके ऊपर 1996 से लेकर 2006 यानी कि 10 सालों तक इसके ऊपर स्टडी की गई, किसके द्वारा, ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन ने। ठीक है, इट इज़ नाउ बीइंग कैरी आउट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ठीक है, देखिए अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। द नागा अर्जुन कॉन्सिलीज इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द लर्निंग सेंटर। देखिए नागा अर्जुन कॉन्सिलीज ने इस अध्ययन केंद्र के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पुष्पगिरी के बारे में है, जितनी नॉलेज आपको मैंने यहाँ पे दी है, आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, वो नालंदा बिहार में है। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का सबसे प्राचीन केंद्र, सबसे एंशियंट सेंटर है। ठीक है, तो देखिए नालंदा एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार इंडिया फ्रॉम 427 टू 1197 यानी कि 427 से 1197, ठीक है, के बीच। नालंदा
was established in the 5th century AD in Bihar, India and survived until किरका 1200 AD। फ्रेंड्स देखिए किरका यानी कि किरका का मतलब है लगभग। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो वहाँ पे आगे सी डॉट लगा देते हैं या किरका CIRCA किरका लिखा ना, किरका 1200 AD। इसका मतलब है कि लगभग, ठीक है, लगभग 1200 AD। यानी कि नालंदा की हम अगर स्थापना की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में हुई थी, तो लगभग 1200 ईस्वी तक ये चली थी, ठीक है, यानी कि 700 साल, ठीक है, 700, ठीक है, ये लगातार चली थी। आपको हमने को ये बताना है कि ये किस राजा ने बनवाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो इसका मैं आपको राइट आंसर भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इट वॉज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट स्टडी बट इट आल्सो ट्रेन स्टूडेंट्स इन फाइन आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वार। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप में उस टाइम पे अत्याधुनिक, ठीक है, वेल मॉडर्नाइज्ड ये जो यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या करवाया जाता था, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी करवाई जाती थी, यानी कि बौद्ध अध्ययन यहाँ पे करवाया जाता था। लेकिन बौद्ध कला के साथ साथ क्या था, यहाँ पे क्या है, छात्रों को फाइन आर्ट्स यानी कि जिसे ललित कला कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, और राजनीति यानी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और द आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कला का भी यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि बुद्धिस्ट स्टडी तो हो ही रही है, यहाँ पे इसकी स्टडी भी हो रही थी, ठीक है। द सेंटर हैड 8 सेपरेट कंपाउंड, ठीक है, जो देखिए जो केंद्र है, जो इसका सेंटर था, इसमें क्या है, 8 अलग अलग तरह के कंपाउंड थे। कंपाउंड मैंने परिसर थे, ठीक है, जिसमें क्या थे, 10 टेम्पल्स यानी कि 10 मंदिर, उसके बाद मेडिटेशन हॉल्स यानी कि ध्यान, जो है ध्यान देने वाले हॉल, ध्यान वाले हॉल, ठीक है, और क्लासरूम्स यानी कि कक्षाएं, लेक्स एंड पार्क्स यानी कि झील और पार्क भी थे। इट हैड ए 9 स्टोरी लाइब्रेरी वेयर मॉन्क meticulously copied books and documents so that individual scholar could have their own collection। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 मंजिला यहाँ पे क्या था, पुस्तकालय था, यानी कि 9 स्टोरी यहाँ पे क्या थी, लाइब्रेरी थी, जहाँ पर भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों और दस्तावेजों की नकल की ताकि व्यक्तिगत विद्वानों का अपना संग्रह हो सके। देखिए जब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जब स्कॉलर थे, जो वहाँ पे जो स्कॉलर थे वो क्या करते थे, अपने अपने जैसे उनको जो लेक्चर दिया जाता था वो उनके क्या थे, वहाँ पे नोट्स बनाते थे। नोट्स बना के क्या था, जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की नोट्स के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर वो रख देते थे कि ताकि हर एक के जो विद्वान के जो नोट्स हैं, जो उनके दस्तावेज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इट हैड dormitories for students, housing 10,000 students in the school head and providing accommodation for 2,000 professors। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे, ठीक है, यहाँ में क्या है, छात्रों के लिए छात्रावास थे, यानी कि छात्र यहाँ पे रह सकते थे, वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल बनाए गए थे, ठीक है। साथ में स्कूल के दिन में क्या था, यहाँ पे देखिए 10,000 छात्रों को आवास देने, ठीक है, यानी कि 10,000 छात्रों को आवास देने और 2,000 प्रोफेसरों के लिए आवास प्रदान करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था थी, ठीक है फ्रेंड्स। मान के चलिए कि 2,000 प्रोफेसर की यहाँ पे कैपेसिटी थी और 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे, ठीक है। और नालंदा अट्रैक्ट पीपल्स एंड स्कॉलर फ्रॉम श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया एंड टर्की हु लेफ्ट अकाउंट ऑफ द सेंटर। अब देखिए यहाँ से क्या है, नालंदा ने क्या है, यहाँ पे श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, ठीक है, और सॉरी फ्रांस नहीं, इंडोनेशिया, पर्शिया, ठीक है, और तुर्की, ठीक है, ये तुर्की के सारे जो विद्यार्थी थे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका ध्यान किया था, अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। यहाँ पे जो इनके जो छात्र हैं, इन देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन 2014 ए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड इन नियर बाय राजगीर, यानी कि
राजगीर के निकट, राजगीर के जो पास 2014 में एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक, देखिए नेक्स्ट है तक्षशिला। देखिए तक्षशिला है, तो फ्रेंड्स ये तक्षशिला जो है इस टाइम ये पाकिस्तान में है। ठीक है, अब इसको याद रखना। एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला इज एंशियंट गंधार वाज एन अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तक्षशिला की बात करें तो जो प्राचीन तक्षशिला है वो प्राचीन गंधार में, ठीक है, शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्धिक केंद्र था। यानी कि क्या था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हिंदू राजा ने की थी। ठीक है, हिंदू राजा ने की थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदू और बौद्ध दोनों केंद्र थे। यानी कि पहले हिंदू धर्म की पढ़ाई भी कराई जाती थी, साथ में बुद्धिस्ट स्टडी भी करवाई जाती थी। अकॉर्डिंग टू स्कैटर्ड रेफरेंस दैट वर ओनली फिक्स्ड ए मिलेनियम लेटर, इट मे हैव डेटेड बैक टू एटलीस्ट द 5th सेंचुरी BC। देखिए बिखरे संदर्भ, ठीक है, स्कैटर्ड रेफरेंस की बात करें कि जो संदर्भ जो बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई नॉलेज किसी में है, कोई नॉलेज किसी में है, एक जगह में नॉलेज नहीं है जिसकी। ठीक है, बिखरे संदर्भों के अनुसार क्या है, जो केवल एक शताब्दी बाद में तय किए गए थे, यह कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बिखरे संदर्भों की बात करें तो ओनली फिक्स्ड मिलेनियम लेटर, यानी कि ठीक है, मिलेनियम क्या होता है, 1000 साल को कहते हैं। ठीक है, मिलेनियम लेटर क्या है, मिलेनियम होता है 1000 साल पहले। तो कहते हैं कि हम 1000 साल की बात करें तो ये 5वीं शताब्दी के लगभग, ठीक है, ये 5वीं शताब्दी BC के लगभग ये हो सकता है। सम स्कॉलर डेट तक्षशिला एग्जिस्टेंस बैक टू द 6th सेंचुरी BC। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी BC में हुई थी। ठीक है, देखिए द स्कूल consisted of several monasteries without large dormitories of lecture halls with the religious instruction was most likely still provide an individualistic basis। अब देखिए स्कूल में क्या था, स्कूल में क्या थे, बड़े बड़े जो थे बड़े डॉर्मेट्री थे, या जिस डॉर्मेट्री में तो कि लेक्चर हॉल थे। ठीक है, लेक्चर हॉल के बिना कई मठ शामिल थे। देखिए स्कूल में क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल नहीं था, उसके बिना क्या था, कई बड़े बड़े मठ शामिल थे, जहाँ धार्मिक निर्देश अभी भी व्यक्तिवादी आधार पर प्रदान किए जाते थे। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल की बजाय यहाँ पे कई मठ शामिल थे। ठीक है, जहाँ पे क्या है, धार्मिक जो निर्देश थे, ठीक है, वो व्यक्तिवादी आधार, यानी कि जो धार्मिक निर्देश दिए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी इंडिविजुअल तौर पर दिए जाते थे। तक्षशिला इज डिस्क्राइब इन सम डिटेल इन लेटर जतका टेल्स रिटन इन श्रीलंका अराउंड द 5th सेंचुरी AD। देखिए तक्षशिला का वर्णन बाद में हुआ। ठीक है, जिसमें देखिए हम अगर बात करें तो यहाँ पे जतका टेल जैसे जातक कथाएं कहते हैं, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास श्रीलंका में लिखी गई थी। अब देखिए तक्षशिला के बारे में लिखा गया था श्रीलंका में, किस में लिखा गया था, जातक कथा यानी कि जतका टेल में। It becomes a noted center at learning at least several century BC and continued to attract students until the destruction of the city in the 5th century AD। अब देखिए यह कम से कम कई शताब्दी पूर्व सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। ठीक है, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में शहर के विनाश तक छात्रों को आकर्षित करना जारी रखा। अब देखिए है क्या कि ये बहुत पहले, ठीक है, यानी कि काफ़ी सालों से ये छात्रों के सीखने का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे नालंदा की बात करें तो 2 यूनिवर्सिटियाँ बहुत फेमस थी, नालंदा और तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट की स्टडी भी करवाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए तक्षशिला इन परहैप्स बेस्ट नोन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। चाणक्य जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उनकी बात करें यहाँ पे तो देखिए उनकी बात करें तो ये देखिए जो मौर्य सम्राट के जो चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे, तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण जानी जाती है। तक्षशिला किसके लिए जानी जाती है कि ये चाणक्य से जुड़ी हुई थी।
ठीक है। द फेमस ट्रिटाइज अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसका, चाणक्य द्वारा लिखा गया, जिसमें देखिए संस्कृत फॉर द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें जो अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान था, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी थी, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। वो कहाँ पे रचा गया था, वो रचा गया था तक्षशिला में। यानी कि जो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, ठीक है, वो कहाँ पे लिखी गई थी, तक्षशिला में ही लिखी गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स आज की इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें शासन व्यवस्था, पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। चाणक्य, द मौर्य एम्परर चंद्रगुप्ता एंड द आयुर्वेदिक हीलर चरक स्टडी एट तक्षशिला। अब देखिए चाणक्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेदिक हीलर, ठीक है, आयुर्वेदिक जो थे, ठीक है, चरक, तक्षशिला में अध्ययन किया। इनकी चाणक्य हो गया, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हो गया, और जो चरक थे, ठीक है, चरक प्राचीन समय फ्रेंड्स दो तरह के थे, चरक थे, एक सुश्रुत थे, ठीक है। चरक ये दवाइयाँ वगैरह देते होते थे, इन्होंने भी यहाँ पे स्टडी की है तक्षशिला में। जनरली ए स्टूडेंट एंटर तक्षशिला एट द एज ऑफ 16। देखिए आमतौर पर क्या था, एक छात्र ने, जो छात्र था वो 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 16 वर्ष की आयु में एंटर करता था तक्षशिला के अंदर, ठीक है। द वेदस एंड द 18 आर्ट्स विच इंक्लूड स्किल्स सच एड आर्करी, हंटिंग एंड एलिफेंट लॉर वर taught in addition to law school, medical school and school of military school। अब देखिए तक्षशिला में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेदों और 18 कलाएं, जिसमें तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कौशल शामिल थे, ठीक है। इसमें क्या है कि कानून स्कूल, मेडिकल स्कूल, ठीक है, जैसे लॉ स्कूल कैसे, मेडिकल स्कूल और मिलिट्री स्कूल भी इसमें शामिल थे इनके। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए तक्षशिला का नाम तक्षशिला कैसे पड़ा, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू रामायण, अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें जो राम जी के भाई थे भरत, ठीक है, जो राम जी के भाई थे भरत, उन्होंने ये जो जगह है जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है गंधार के पास, ठीक है, तो ये उन्होंने जगह बसाई थी, ऐसा माना जाता है। तो जो भरत थे उनका बेटा था तक्ष, उनके नाम पर ही यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था तक्षशिला, ठीक है फ्रेंड्स। ये एडिशनल फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। भरत के जो बेटे थे तक्ष, उनके नाम पे तक्षशिला नाम जो है रखा गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। देखिए तक्षशिला फ्रेंड ऊपर जब हम बात करते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इंडिया की। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बात करें तो विक्रमशिला देखिए यहाँ क्या था, विक्रमशिला वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर, ठीक है, अलॉन्ग विद नालंदा। अब देखिए जो विक्रमशिला जो है वो नालंदा के साथ साथ जो पाल साम्राज्य है उसके दौरान भारत में लर्निंग के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, ठीक है। यानी कि जो विक्रमशिला था, जो यूनिवर्सिटी थी, वो नालंदा जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो था, ये विक्रमशिला में भी यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती थी, ठीक है। तो ये किन्होंने बनाई थी, ठीक है, पाल एम्पायर के जो किंग थे धर्मपाल, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी 783 से 820 ईस्वी के बीच, ठीक है। टू रिस्पॉन्स टू सपोज्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। अब देखिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी, जब उसकी गुणवत्ता जब गिरने लगी, ठीक है, जो छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप की जो गुणवत्ता थी वो उसमें जब गिरावट आई, तब विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी की शुरुआत की धर्मपाल ने, ठीक है, जो पाल वंश के राजा थे। अतीशा वाज रिनाउड पंडिता इन सम टाइम लिस्टेड एज ए नोटेबल अबोट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो देखिए अतीशा जो प्रसिद्ध पंडिता कभी कभी एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में सूचीबद्ध होती थी, ठीक है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 1200। देखिए 1200 ईस्वी में तो जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था उसने
विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी। जितनी भी किताबें थी वहाँ पे वो जल गई थी। ठीक है, अगर वो किताबें ना जलती तो आज भी इसका इतिहास ज़िंदा होता। ठीक है, तो इसमें बुद्धिस्ट लेक्चर जो बुद्ध की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रमशिला इज़ नोन एज टू Vikramshila is known to us mainly through Tibetan sources, especially the writing of Taranatha, the Tibetan monk historian of the 16th century 17th century। अब देखिए विक्रमशिला जो है हमें जो मुख्य रूप से तिब्बती जो स्रोत है उसके माध्यम से मिलती है। अब देखिए जो बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे तो आग लगा दी थी। ठीक है, वहाँ पे तो कोई किताब बची नहीं। देखिए ऐसा माना जाता है जब उसने आग लगाई थी तो 28 दिन तक आग बुझी नहीं थी, आग जलती रही थी 28 दिन तक। इतना वहाँ पे लिटरेचर जो जमा हुआ था, जो किताबों में आग लगाई थी वो 28 दिन तक जलती रही। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें नोट्स किताबें रही होंगी। अब देखिए वो तो ख़त्म हो गया, तो अब इतिहास कहाँ से पता चला? इसका इतिहास हमें पता चला तिब्बती स्रोतों से। ठीक है, विशेषकर जो देखिए जो 16वीं शताब्दी में जो तिब्बती भिक्षु थे, इतिहासकार थे तरनाथ, उनके लेखक से पता चलता है। ठीक है, Vikramshila was one of the largest Buddhist university with the more than 100 teacher and the about 1000 student। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि विक्रमशिला में क्या है कि तकरीबन 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 100 से ज़्यादा टीचर थे और 1000 से या 10,000 से ज़्यादा जो है थे। मेरे ख्याल में यहाँ पे 1000 नहीं है, 10,000 थे। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। इट प्रोड्यूस एमिनेंट स्कॉलर हो वर आफ्टर इन्वाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिस्ट लर्निंग कल्चर एंड रिलीजन। विक्रमशिला was one of the largest Buddhist university with the more than 100 teachers and about 1000 students। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला। ठीक है, तो उसमें देखिए कि 100 से ज़्यादा टीचर थे, लगभग 100 टीचर थे और 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। इट प्रोड्यूस एमिनेंट स्कॉलर हु वर ऑफ्टन इन्वाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिस्ट लर्निंग कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो प्रख्यात विद्वान थे, जो उनकी जो महान विद्वान थे, इसमें वो महान विद्वान बने जिन्होंने अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाता था। इनमें क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रख्यात विद्वान जो होते थे। ठीक है, इनमें जो विद्वान थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, वो विद्वान थे यहाँ से निकले हैं। ठीक है, जिन्होंने देखिए कि जो देशों विदेशों में बौद्धिक जो शिक्षा है, जो बौद्ध शिक्षा है, ठीक है, बुद्धिस्ट जो लर्निंग है उसको पहुँचाया। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड एमिनेंट अमंग ऑल वाज अतिशा दीपांकर, ए फाउंडर ऑफ द शर्मा ट्रेडिशन ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब देखिए कि यहाँ पे है क्या कि सभी के बीच में हम बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्माट्रियट्स के संस्थापक अतिशा दीपांकर थे। यानी कि अगर हम सबसे मशहूर की बात करें, सबसे एमिनेंट की बात करें, ठीक है, तो जिसमें अतिशा दीपांकर है, ठीक है, अतिशा दीपांकर है, तो वो तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तकरीबन। ठीक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में जो है ना शर्मा ट्रेडिशन, जो तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है उसमें है शर्मा ट्रेडिशन, यानी कि शर्मा जो है वहाँ पे क्या है, एक रिवाज है, ठीक है, जिसके संस्थापक जो है अतिशा दीपांकर माने जाते हैं। सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एट्सेट्रा वर टॉट हेयर, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ लर्निंग वाज टेंटिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटाफिजिक्स है, इंडियन लॉजिक है, भारतीय तर्कशास्त्र है, फिलोसफी है, ग्रामर है, यहाँ पे सिखाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एट्सेट्रा ये यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और सबसे यहाँ पे मुख्य क्या पढ़ाया जाता था, तंत्रिज्म। तंत्रिज्म क्या थे, तंत्रवाद, यानी कि तंत्रवाद यहाँ पे मेन पढ़ाया जाता था। तो वैसे यहाँ पे इंडियन लॉजिक वगैरह सबकी पढ़ाई होती थी। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अदर्स की। ठीक है, यहाँ पे ये अदर्स आपको तो कोई दिक्कत ना हो, आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अदर्स,
अदर्स की बात करें तो और कौन से सेंटर थे, ठीक है, उस टाइम पे देखिए। फर्दर सेंटर्स इंक्लूड तिलहारा, ठीक है, इन बिहार, प्रॉबली ओल्डर देन नालंदा, उदंतापुरी इन बिहार, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आगे के केंद्रों, अगर हम बाकी केंद्रों की बात करें तो बिहार में तिलहारा नालंदा से अधिक पुराना, ठीक है, उदंतपुरी बिहार में लगभग देखिए ये थे। उसके बाद सोमपुरा इन बांग्लादेश, ठीक है। बिहार में क्या था, तिलहारा था, उदंतपुरी था, ये सारे बिहार में थे, ठीक है, जो नालंदा से अधिक पुराने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अगर बात करें कि सोमपुरा की, सोमपुरा कहाँ पे था, ये बांग्लादेश, ठीक है। और उसके बाद श्रद्धा पीठ, ठीक है, जिसे शारदा पीठ कहते हैं, और ये है पाकिस्तान में, ठीक है। और जगडाला महाविहार, ठीक है, जगदाला महाविहार बंगाल में है ये, ठीक है। कब से है ये, पाल के शासनकाल से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। उसमें अगर हम आगे बात करें तो देखिए कि तुर्किक मुस्लिम नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तुर्किक मुस्लिम के, तो ये कहाँ पे है, ये नागार्जुना कोंडा ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ पे है, बिहार में है। वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद वाराणसी में देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है। मन्याखेता इन कर्नाटका, ठीक है। महावीरा अभयागिरी विहार और जीता जीता वनरामैया इन श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, मैंने आपको बताई कि कौन कौन